सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर भभुआ स्टेडियम गेट पर राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन फ्रंट में के तत्वाधीन में प्रखंड की सभी रसोइयों ने अपना वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सभी रसोइया अपनी एजुकेटर का परिचय दिखाते हुए बिहार सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच केकेडी न्यूज के रिपोर्टर सत्येंद्र शर्मा पहुंचे। महिला ने सरकार के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। जो यहाँ के जो रसोइयाँ हैं, जो विद्यालय में जो खाना बनाती हैं, वो हड़ताल पर हैं। कई बार हड़ताल कर चुकी हैं, लेकिन इन लोग का अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ और कई सालों से केस भी लड़ चुकी हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। जबकि बिहार सरकार कई शिक्षकों को नियुक्ति भी दे चुकी है और अभी कल के डेट में 1,20,336 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जबकि उन लोग का वेतन बढ़ाया जाता है। लेकिन ये बेचारी अपना दिन भर का समय निकालकर खाना बनाने के लिए आती रहती हैं, लेकिन यहाँ खाना जो बनाती हैं बच्चों पे, लेकिन इन लोग को 50 रुपये मिलता है एक महीना का, एक दिन का, तो 1500 रुपये महीने में इन लोग को क्या होगा। लेकिन वो इसी को लेकर ये हड़ताल पर है और हड़ताल के बारे इनसे पूछते हैं हम कि आगे क्या इनकी रणनीति है। सर, हड़ताल हम तो कई भी किए हैं, 3 दिन आवासीय हड़ताल पर हैं। फिर उसके बाद में सरकार से मेरा यही नीतीश भैया से निवेदन है कि मेरा हम लोग का तनख्वाह बढ़ा दीजिएगा, यही से हम लोग हड़ताल समाप्त कर देंगे। अगर हड़ताल पैसा नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग यहाँ से पटना जाने के लिए तैयारी किए हैं, जाएंगे वहाँ। पहले भी आप केस लड़ चुकी हैं? हाँ, 11 साल हो गया सर। हमारा जानकारी से हम 11 साल स्कूल में है, लेकिन 11 साल से हम लोग पैसा जुटा कर इकट्ठा किए हैं। इतना नहीं हुआ था अभी तो हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन दिल्ली में जब मारपीट हुआ था उस समय 2017 में मारपीट हुआ था, तो कुछ वही में थोड़ा बहुत बढ़ाए, लेकिन हमेशा आश्वासन करके कि नहीं तुमको हम इतना पैसा तनख्वाह दे देंगे, लेकिन फिर भी नहीं वो होता है। तो इसीलिए हम लोग हड़ताल करेंगे, पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। अगर मेरा सरकार हमारा निवेदन, हमारा पैसा बढ़ा देंगे। अगर आपकी सुनवाई नहीं होता है तो क्या कीजिएगा? हमारा सुनवाई नहीं करेंगे तो हड़ताल हमेशा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा गिरिजा देवी नाम है। वही और रसोइया हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आगे की क्या इनकी प्रक्रिया है और क्या वो चाहते हैं। आपकी क्या मांग है, बताइए। हमारा मांग है ना कि जो खिचड़ी बनाते हैं तो हमनी के 10,000 वेतन है। ऐसे कि 4 गो बच्चे हैं, 4 बच्चे। कितना सूत्र आपका मांग है, कितने सूत्रों के लिए? 10,000। 10,000 तो आपका मंथली है, लेकिन सूत्र कितने मांग है ये बताइए। आप कितने सूत्रों के मांग है? सूत्र में यह कि जो हमनी के जीवन बीमा बने के चाहिए, हमनी के 12 महीना का वेतन बने के चाहिए, हमनी के सरकारी होके के चाहिए परमानेंट। अगर आपकी जो सुनवाई नहीं होता है तो आप क्या कीजिएगा? क्या करके हट जाएंगे, हड़ताल पर रहेंगे, युद्ध लड़ेंगे, खून करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप जो खाना आप बनाती हैं तो क्या विद्यालय में शिक्षकों द्वारा भी उत्पीड़ित किया जाता है? दबा वो तो होता है कि चलो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पैखाना धोवो, दाल चाउर चुन के बनाओ। हम लोग का खाना बनाने का ड्यूटी। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमार खलिंदा देवी। घर सोंडेहरा। अभी आप किस विद्यालय में खाना बनाते थे? सोंडेहरा पढ़ने 8 वाला स्कूल का। अब एक और है महिला, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम बा? हमार नाम मालती देवी। अच्छा, क्या सूत्रों का मांग बा आपके? क्या मांग बा? हमार मांग बा, हम मर जाएंगी तो आधा वेतन चाहिए। अच्छा, अगर हम रिटायर हो जाएंगी हमको आधा वेतन चाहिए। किसके घर खाई जाएंगी? 12 महीने का पूरे हमको मांग पैसा। अगर बिहार सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करती है तो आप क्या कीजिएगा? हड़ताल करेंगी, जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगी। अच्छा, मार खाएंगी, शासन सहेंगी। ये बताइए, आप कितने दिनों तक ये हड़ताल पर आप रही हैं और कितने दिनों तक अभी चलेगा आपका? अभी हम लोग तो 2 तारीख से हम लोग का वेतन चालू नहीं होगा, तब से हम लोग हाथ में नहीं मिलेगा बेटा। हम खाएंगे, पेट में नहीं, हमारा पेट तो खाली है। किसके द्वार जाएंगी? मेरे बेटा है ना, पतो है किसके घर खाई जाएंगी? तो झाड़ू लगाई, पोछा लगाई,
चाउर दाल छाटब, बीनब, बराइब, बनाइब, तोहरों के कुर्सी पर बैठल बैठल खाए के देब, बचवो के खाए के देब। आटी तक खाए नहीं, दांत निपोर के घर है। चल भैया ले डुमरिया, चल डुमरिया। यानी कि आपके बिहार सरकार अगर मांग नहीं पूरी करती है तो आप चक्का जाम कीजिएगा। धरना देगा, कत्ल हो जाएगा, अच्छा। कत्ल हो जाएगा बेटा। चलिए, ये लोग का मांग अगर पूरी नहीं होती है तो ये लोग अपना धरना प्रदर्शन पर रहेंगे और बिहार सरकार कब तक इनका मांगों को पूरा करेंगे फिलहाल में देखते रहते हैं। और तब तक केकेडी न्यूज के साथ सत्येंद्र शर्मा, नमस्कार। जो यहाँ के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर कार्य किए हैं। 2018 में सत्ता संभालते ही चंद घंटों के अंदर ही महत्वपूर्ण वादा पूर्ण किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में 36 में से 34 वादे पूरे कर इतिहास रच दिया। वह जो कहते हैं पूरा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, भूपेश की रचनात्मक सोच और प्रदेश की जनता के लिए किए अच्छे कार्यों के कारण ही उन्होंने जनता का भरोसा जीता है और हम अब की बार 75 पार के संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। भाजपा के बारे में उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस सरकार द्वारा की गई घोषणा को ही तोड़ मोड़ कर जनता के बीच प्रस्तुत कर रही है। रायगढ़ आया एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने और ऐसी सरकार की चर्चा करने, छत्तीसगढ़ की ऐसी सरकार की चर्चा करने और छत्तीसगढ़ के ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने जिसने छत्तीसगढ़ की छवि पिछले 5 वर्षों में बदल दी। 5 वर्ष पूर्व 2018 के पहले जब भी छत्तीसगढ़ का ख्याल किसी के जेहन में आता था तो सबसे पहले यहाँ का नक्सल प्रभावित क्षेत्र का होना, यहाँ के पिछड़ेपन का होना, यहाँ के गरीबी का होना, यहाँ के बेरोजगारी का होना का अपने आप जेहन में एक छवि आ जाती। यहाँ के भ्रष्टाचार का, यहाँ के सरकार के लूट खसोट की छवि अपने आप जेहन में आ जाती। लेकिन 2018 भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश बघेल जी ने अपने वोट के 2 घंटे बाद ही अपनी कैबिनेट की बैठक करके उन सारे प्रणों को पूरा किया और ये दिखा दिया कि छत्तीसगढ़ की छवि बदलने वाले उस व्यक्ति ने, जिसका नाम भूपेश बघेल है, उसने दिखा दिया पिछले 5 वर्षों में कि अब वो छत्तीसगढ़ की छवि नहीं है। आज छत्तीसगढ़ पूर्णतः शांत है, विकसित है, रोजगार में आगे है, बेरोजगारी न्यूनतम पे है, शांति सौहार्द पूरा फल फूल रहा है। लोगों की आर्थिक, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, केंद्र में कितने योजनाओं का ऐलान करके आए थे, बाद में बोल दिया जुमला। हमने 17 घोषणाएं पिछले 15 दिन में प्रतिज्ञा के नाम पे बताई हैं और उसको वो भी घोषणा के ही पात्र हैं, हमारे घोषणा के अंग हैं। मतलब क्या इसका मतलब कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी? जो 17 है हम प्रतिज्ञा करें, हमारी विधिवत जो घोषणा पत्र जारी नहीं करने जा रही है करेगी। ये हमारी प्रतिज्ञाएं जो होती हैं वो हम पहले ही दिन जब सत्ता संभालते हैं तो उसे प्रथम प्राथमिकता पे सत्ता संभालते ही कर देते हैं। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में संभाली कर दी, हमने हिमाचल में संभाली पहले दिन कर दी, हमने कर्नाटक में सत्ता संभाली। प्रतिज्ञाओं का हम अनुपालन पहले ही दिन या पहले ही हफ्ते में पूर्ण कर देते। अब कोरोना आ गया, उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद हमारे जो छत्तीसगढ़ की सीमाएं हैं 7 राज्यों से मिलती हैं, उनसे उन्हा से स्मगलिंग को कैसे हम टक्कर करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ की एक सामाजिक क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें इस चीज़ को हम कैसे मीट आउट करेंगे, ये बातें चल रही हैं। लेकिन शराब को प्रोत्साहित नहीं किया गया छत्तीसगढ़ में। हमारा जो है
पहले देश में पहले दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ में शराब की नौबत। आप जब से आए हैं तब से नए नए मशीनें खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं सिर्फ विपक्ष की जासूसी करने के लिए। अरे आप विपक्ष की बात सुनने के बजाय जनता की बात सुन लो ना, जो चीख चीख के जनता करी हमें क्या चाहिए। विपक्ष की कानाफूसी सुनने के बजाय आप जनता के सुनो, जिसके लिए आप सत्ता में आए हो, जिसकी कस्में खा के आप सत्ता में आए हो, आपका भला होगा, लेकिन वो नहीं करोगे आप। मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में चुनाव आयोग से ये मांग की है, चुनाव आयोग क्यों खामोश है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने बोला कि एक पड़ोसी राज्य के एक राज्यपाल वो चार्टर प्लेन चार्टर हेलीकॉप्टर से अप डाउन कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, वो प्राइवेट से, क्योंकि ऑफिशियल कहा नहीं सकते, तो वो प्राइवेट जेट उनको कौन उपलब्ध करा, कहाँ से उस जहाज का पेमेंट हो रहा है, उसके बारे में चुनाव आयोग करे। सर मुख्यमंत्री जी की आरोप से आप सहमत हैं? चुनाव आयोग की निष्पक्षता से हम अपेक्षा करते हैं। सर आप सहमत हैं क्या? क्या लगता है सड़क और शराबबंदी का जो मुद्दा है, क्या लगता है आपको इस चुनाव में कितना नुकसान पहुंचा सकता है कांग्रेस को? मैंने कहा ना, अब की बार प्रदेश सरकार 75 पार जनता मन बना चुकी। सड़कों का मुद्दा अभी भी हावी है, रोड नहीं तो रोड नहीं चाहिए, जैसे बहुत सारे बातें सामने आ रही हैं। जनदर्शन में लगातार सड़कों को आप कहिएगा सड़क की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूँ, हमारे यूपी से बेहतर सड़क यहाँ पे है, कनेक्टिविटी बेहतर है। सर बिलासपुर से उधर की सड़कें बहुत अच्छी हैं। आप अगर किसी विशेष गाँव की किसी सड़क की बात कर रहे हो तो आप हमारे स्थानीय मुद्दों पर बात कर दी जाएगी। सर यहाँ की सड़कें बहुत बदतर है। देखिए, ये जो हमारा आचार्य जी वाला क्या नाम है जो स्कूल खोले हैं, आत्मानंद जी वाला, स्वामी आत्मानंद जी का, ये तो ईडी का काम है ना। जो भी असहमत है इस देश में बीजेपी की केंद्र की मोदी जी की सरकार से, चाहे जिस फील्ड का, किसान हो, नौजवान हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, पार्टी राजनीतिक दल हो, जो भी हो, उसको तंग किया जा रहा है सरकारी मशीनरियों के द्वारा। उसको बताया जाता है देखिए किसान बैठे, नौजवान बैठे, पहलवान बैठी, ये आतंकी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चीनी है, राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र विरोधी, इस तरह से भाई लोकतंत्र मत भिन्नता का ही एक स्वरूप है। हर किसी को अपने मत व्यक्त करने का अधिकार है। तो जो उनसे असहमत है उसको दबाने का, कुचलने का, प्रताड़ित करने का, लेकिन छत्तीसगढ़ियों का हौसला अभी उन्हें नहीं पता। लाख छापे मारे करें, लेकिन छत्तीसगढ़िये बड़ी ईमानदार, कर्मठी, मजदूर किसान है, अपने बल से, अपने खून पसीने की ईमानदारी की कमाई से खाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सबको साथ मिलकर चिट्ठियाँ लिखे हैं, सारे विपक्ष के साथ कांग्रेस के नेतृत्व को दिया गया है। आज क्योंकि हम दूसरे पर्पज से आए हैं, मैंने आपको बताया कि सब जो भी विपक्ष में है सबको तंग किया जा रहा है, जो असहमत है मत में। सर फोन हैकिंग का भी मामला सामने आ रहा है, फोन हैकिंग हो रही है, फोन हैकिंग का मामला सामने आया है। पीएस बाबा का वो एक अलर्ट आया है एप्पल का फोन में। इसमें तो एक कहावत है, सुल्तान जब डरता है तो वो जासूसी करता है। जो यूपी में हो रहा है आए दिनों में, और लोग बताते हैं, अभी आके भाषण देंगे यूपी वाले, यूपी में ये हो रहा है, बोल के चले जाएंगे। वहाँ पे जंगल रहा। बीजेपी मशहूर है झूठे आश्वासनों देने के लिए, झूठे शब्द बात दिखाने के लिए, बाद में कर देंगे वो तो जुमला। बीजेपी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। किसी भी प्रदेश में हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार की योजना, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, क्या 15 लाख सबके खाते में आ गया, क्या गंगा मैया साफ हो गई, क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गया, बहुत है, दर्जनों है। तो बीजेपी की विश्वसनीयता 0 है, उस पर कोई आज यकीन करने को तैयार नहीं है। योजनाओं के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। आगे की भी 17 प्रण हमारी सरकार ने किया है कि सत्ता बनने के बाद 17 और योजनाओं को हम नई 17 योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं, उसका प्रण ले चुके हैं, प्रतिज्ञा ले चुके हैं, जिसमें एक योजना तो 1 तारीख से लागू हो गई, धान खरीद थी। क्योंकि अभी तक धान प्रति एकड़ 15 क्विंटल खरीदी सरकार करती थी, उसको 20 क्विंटल कर दिया।
तो 17 में से एक योजना का इम्प्लीमेंटेशन तो हमारा चालू हो गया, 16 बचा है। इस बार फिर किसानों का ऋण माफ होगा। एक योजना ये है, एक योजना है, देखिए कितनी अद्भुत योजना, उसका नाम है KG to PG निःशुल्क शिक्षा। संभवतः हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है कि जहां पे इस तरह से इतने ऊंचे स्तर तक KG से PG तक की शिक्षा निःशुल्क है। चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, चाहे लॉ की हो, चाहे वो मेडिकल डिप्लोमा की हो, इन सब उच्च शिक्षाओं में फी बहुत है। बहुत गरीब लोग या बहुत लोग इतनी फी भरने में सक्षम नहीं होते, लेकिन अब ये अवसर यहाँ के नौजवानों को मिला। भले वो बेरोजगारी भत्ता तो मिल ही रहा था, लेकिन ये अवसर मिला। हर कोई उच्च से उच्च शिक्षा पाने के लिए अब आर्थिक रूप से मोहताज नहीं होगा। 17 लाख आवास दे रहे हैं। एक और बड़ा काम हमारे माताओं बहनों गृहिणियों के लिए, सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा, जो रिफिल कराएगा अपना गैस का चूल्हा, 500 रुपए प्रदेश की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार उसके खाते में ट्रांसफर कर देगी। कहने का तात्पर्य सब ये है कि हमारी और वो 17 योजनाएं, लोग खुशहाल हुए हैं। सरकारी योजनाएं सबका ख्याल रखती हुई जो बनाई गई हैं, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के हर वर्ग विशेष हर व्यक्ति को मिल रहा है। जिस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ की छवि बदली, उसका नाम है मुख्यमंत्री, ओजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मैं आज उनकी बात करने आया। जब भूपेश बघेल जी ने सत्ता संभाली थी 2018 में, तो हमारे आदिवासी क्षेत्र में सिर्फ 7 वन उपज की खरीद तत्कालीन बीजेपी सरकार करती थी। लेकिन उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनकी आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने के लिए, उसमें आत्मविश्वास और प्रगाढ़ करने के लिए, उनसे अपना रिश्ता और बढ़ाने के लिए जो उन्होंने 60 प्रोडक्ट की जगह पे 67 प्रोजेक्ट वन उपज आज प्रदेश की छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती। किसानों की, जिनकी हालत बहुत आर्थिक रूप से कमजोर थी, उनके धान को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भुगतान करके खरीदने वाला पहला प्रदेश बना छत्तीसगढ़, जो आज भी 2800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का धान खरीदता है, जो हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश से सबसे ज्यादा धान खरीदने का मूल्य प्रदान करता है। अनेक प्रदेशों में 1500, 1700 रुपये से ज़्यादा में धान नहीं बेच पाता बेचारा किसान, लेकिन यहाँ के किसान तो मजबूती प्रदान की हमारे गहलोत भूपेश बघेल जी ने। धान का मूल्य का काफी अतिरिक्त भुगतान करे। खुशी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का ऋण माफ किया उस समय। उससे उनके ऊपर जो एक बोझ था, जो उनके स्वावलंबी बनने में एक भार था, वो दूर किया। सम्मानित करके अनवरत 5 वर्ष चलाया। गोदान योजना, गोदान जो पशुओं के गोबर और उनके यूरिन से जो खरीद करती है सरकार, उनके खाद का सब्जी, विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाई हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, कि 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के पटल पे इस तरह से उभर के आया कि यहाँ की योजनाएं पूरे हिंदुस्तान की, केंद्र की बीजेपी की सरकार के लिए एक नजीर बनी।
अन्य प्रदेश की सरकारों ने यहाँ की योजनाओं की नकल की, यहाँ अपने अधिकारी भेज करके उस पर सर्वे कराया, रिसर्च कराया और अपने यहाँ इन योजनाओं को लागू किया। नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, तमाम और मंत्रालयों ने भूपेश बघेल जी की योजनाओं की तारीफ की, मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अन्य प्रदेश सरकारों को सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ मॉडल अपने यहाँ अपनाओ, उससे बहुत विकास हो रहा है, विकास हुआ। खुद आदरणीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई बार स्वयं कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या 70% कम हुई है। ये बड़ी उपलब्धि है। आज छत्तीसगढ़ की जो छवि बदली है, नक्सल प्रभावित होने के बजाय आर्थिक रूप से मजबूती की छवि बनी है। खुद प्रधानमंत्री ने गोदान योजना और तमाम कई योजनाओं की तारीफ की, कई प्रदेशों ने तारीफ की और अपने यहाँ उसे अडॉप्ट करने किया भी, प्रयास भी किया और कर भी रहे हैं। मेरा कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि कांग्रेस की सरकार ने, हमारे भूपेश बघेल जी ने सत्ता संभालने के बाद पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का मान सम्मान काफी बढ़ा दिया। रायगढ़ आया, खबर कैमूर से है, जहां 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर लोहार समाज के अधिकारों के लिए राज्य स्तरीय जांच जमात जन चेतना अहंकार पद यात्रा निकाला गया, जिसके लिए 3 नवंबर को कैमूर भभुआ नगर पालिका वैश्य समाज राष्ट्रीय विकास मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र पंचाल विश्वकर्मा लोहार समाज के अधिकारों को सुनने के लिए पहुंचे थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। लोहार शब्द वापस हो, सत्ता में भागीदारी हो और लोहार समाज का एसटी में शामिल हो। थोड़ा सा नीचे करिएगा तब ना। बताइए अभी आप लोग कहाँ हैं, क्या डिमांड? हम लोग जो है पटेल चौक से समाहरणालय तक प्रतिरोध मार्च निकाल कर जो है असहमति पत्र देने जिला पदाधिकारी को हम लोग आए हैं। क्या मांग है, किस चीज को लेकर के? हम लोग जो है भूमि अधिग्रहण को लेकर आए हैं, जिसमें वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे NH 219 और NH 319A, जिसमें जो है बहुत ही कम मुआवजा मिल रहा है, इसके विरोध में हम लोग जो है मार्च निकाले हैं। तब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक हम लोग सड़क नहीं बनने देंगे। हम लोगों ने तय कर लिया है कि अपनी जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। क्या आप लोग को मुआवजा चाहिए, क्या मांग? हम लोग को जो है पहले बिहार में खमीदौरा में केंद्र सरकार मुआवजा दी है 1,28,00,000 रुपया एकड़, वही मुआवजा कम से कम चाहिए। आवासीय भूमि के लिए और चाहिए, व्यवसायिक के लिए उससे अधिक चाहिए। इससे कम पर हम लोग किसी भी कीमत पर मानने वाले नहीं हैं। हम लोग सरकार को हिला देंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। अब क्या मिल रहा है आप लोग को? जो मुआवजा मिल रहा है अभी जो है कब का मिल रहा है? कम से कम 12 लाख मुआवजा मिल रहा है, अधिक से अधिक 16 लाख मिल रहा है, जिस पर किसान सहमत नहीं है। इसीलिए हम लोग 16 लाख एकड़ कब का रेट है, क्या जानकारी? जो है 2013 का रेट है, उसी पे सरकार ले रही है। और आप लोग चाहते हैं कि 2024? हम लोग ये चाह रहे हैं कि 10 साल में जमीन का रेट आसमान छू लिया है, लेकिन सरकार के नजर में जो है जमीन का रेट पुराना है, इससे हम लोग सहमत नहीं है। इसी के विरोध में हम लोग असहमति मार्च निकाले। आप पूछ रहे हैं इस पदयात्रा का आयोजन का मतलब मकसद हमारा लोहार समाज का, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एसटी की बहाली हो। इस पदयात्रा के माध्यम से जल्द जो हमारा जनगणना में हमारा जो अस्तित्व मिटाया गया, सरकार ने अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया, उस जनगणना के लिए हम लोग पदयात्रा के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा आज हमारा जो मुद्दा है कि क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हो, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी लोहार समाज में क्या कमी है कि जो आप लोहार समाज को राजनीति के योग्य नहीं समझते। हम इस पदयात्रा के माध्यम से इन तीनों बिंदुओं पर इस पदयात्रा का आयोजन किया गया है और ये 2 अक्टूबर से ये पदयात्रा भीतरवा से पश्चिमी चंपारण, जहां से गुजरात से निकलकर हमारे महात्मा गांधी बापू चंपारण, जहां पर आज गांधी आश्रम के नाम से स्थापित है, जहां से हमारे बापू ने सत्य की राह लेते हुए, सत्य की राह पकड़ते हुए, जैसे अंग्रेजों का खदेड़ा
हम भी इस पदयात्रा के माध्यम से हम भी सरकार को खदेड़ने में कामयाब होंगे। थोड़ा सा नीचे करिए रास्ता में।